India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पारीवाल। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चंद्रबाबू नायडू एफआईआर केस में आया बंटा हुआ फैसला। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी एकमत नहीं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर विभाजित राय। सीजेआई के पास बेंच पुनर्गठन को भेजा गया। गौरी लंकेश हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर कर्नाटक से मांगा जवाब। उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में आरोपियों को दी थी जमानत। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह का सर्वे पर फिलहाल लगाई रोक। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर भी रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरिद्वार और बिजनौर के डीएम को दिया आदेश। यूपी और उत्तराखंड के बीच राज्य की सीमाओं का निर्धारण करने वाले लगाए गए खंबे। India Legal presents Courts Roundup. कथित कौशल घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें, वहीं चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर जज एकमत नहीं हुए हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 17A के लागू होने को लेकर सहमत नहीं हो सकी। इस धारा के तहत जांच शुरू करने से पहले मंजूरी लेने का प्रावधान है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस का मानना था कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले मंजूरी ली जानी थी। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी का मानना था कि इस मामले में पीसी एक्ट की धारा 17A लागू नहीं होती है। ऐसे में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। नायडू को 2015 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान कौशल विकास निगम में धन के हेरफेर के आरोप में पिछले साल 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश कौशल विकास कार्यक्रम घोटाला मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों न्यायाधीशों में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 17A की व्याख्या पर मतभेद था। ये प्रावधान आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए कार्य के संबंध में लोक सेवा पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य बनाता है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने कहा कि धारा 17A के तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता का अनुपालन करना आवश्यक है और इस तरह की मंजूरी 2018 से पहले के कृत्यों के लिए भी प्राप्त की जानी चाहिए जब धारा 17A डाली गई थी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने कहा कि धारा 17A के तहत प्राधिकारियों की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। इस तरह की मंजूरी के अभाव में कार्रवाई गैर कानूनी होगी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने कहा कि ये अनुमोदन प्राप्त करने के विकल्प को बंद नहीं करेगा और ये केवल एक इलाज योग्य दोष है। इसीलिए उन्होंने फैसला सुनाया कि इस तरह की मंजूरी के अभाव में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश गैर कानूनी नहीं होगा। ऐसे में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। वहीं न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा कि 2018 में जोड़ी गई धारा 17A इसके आवेदन में संभावित है
और इसे बेईमान लोक सेवकों को बचाने के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं धारा 17A की व्याख्या से असहमत हूं। इसे केवल संशोधित अपराधों पर लागू किया जाना चाहिए और इसे एक ठोस संशोधन के रूप में माना जाना चाहिए और इस प्रकार इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य भ्रष्टाचार का मुकाबला करना है और धारा 17A का लक्ष्य ईमानदार लोक सेवकों को उत्पीड़न से बचाना है। जब पीठ ने फैसला सुनाया तो दोनों जजों ने अलग अलग फैसला दिया और उनके फैसले से सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद पीठ ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के पास भेज दिया, जो कि बड़ी बेंच का गठन करेंगे। सीबीआई ने 9 दिसंबर 2021 को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में FIR दर्ज की थी, जिसमें 25 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उस वक्त FIR में चंद्रबाबू नायडू का नाम नहीं था। मार्च 2023 में CID ने मामले की जांच शुरू की और जांच के आधार पर घोटाले की FIR में चंद्रबाबू नायडू को 37वां आरोपी बनाया गया। इस मामले में CID ने चंद्रबाबू नायडू को 9 सितंबर 2023 को नांदयाल से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू 53 दिन जेल में रहे। 31 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मेडिकल आधार पर 4 हफ्ते की जमानत दे दी थी। इसके बाद 20 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया पूर्व CM के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और पूर्व CM को नियमित जमानत दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह के सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष की मांग पर कोर्ट कमिश्नर के सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई जारी रखे। अगली सुनवाई को 23 जनवरी होगी। बता दें कि कोर्ट के आदेश से हिंदू पक्ष को एक झटका लगा है। वहीं हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह का सर्वे किए जाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह में सर्वे पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह में कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मुस्लिम पक्ष ने ये भी अपनी आपत्तियां जताई कि 7-11 की एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग है। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे का, सिर्फ उस पे ही कुछ समय के लिए रोक लगाई है, जिसमें जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अब 23 दिसंबर को होगी। और देखिए कुछ ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस थी जिसको अब शायद हिंदू पक्ष को भी उसमें रेक्टिफाई करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो ट्रायल चल रहा है हाईकोर्ट में उसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। जो मुकदमा है वो एज इट इज चलेगा। और देखिए जो हमारा देश है वो संविधान और एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चलता है और हर पक्ष को अपनी बात को रखने का पूरा मौका हमारे संविधान ने दिया है, तो वो सब उसका उपयोग कर रहे हैं। जज संजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 14 दिसंबर 2023 को दिए आदेश पर रोक लगाई है। पीठ ने कहा कि कुछ कानूनी मुद्दे हैं जो उत्पन्न हुए हैं। पीठ ने सर्वेक्षण के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति के हाई कोर्ट के समक्ष किए गए अस्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाया है। पीठ ने कहा कि वो हिंदू संस्थाओं को नोटिस जारी कर रही है और उनका जवाब मांगा है। साथ ही पीठ ने ये स्पष्ट किया कि इस विवाद में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वेक्षण पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू संगठन भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट को मुकदमे में निर्णय लेने से पहले वादी की अस्वीकृति के लिए उसकी याचिका पर विचार करना चाहिए था। 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी।
हाईकोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी थी। हाईकोर्ट ने मथुरा मामले में भी वैसा ही सर्वे कराने का आदेश दिया था जैसा ज्ञानवापी मामले में दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हिंदू पक्ष की ओर से भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभास पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई सर्वे की मांग की थी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि मस्जिद के नीचे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। यहाँ इस बात के भी कई संकेत मौजूद हैं जो हिंदू मंदिरों में होने के सबूत देते हैं। इसलिए मस्जिद का सर्वे किए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सील किए गए एरिया में स्थित कथित शिवलिंग के टैंक को साफ कराने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष की वकील माधवी दीवान ने कथित शिवलिंग के टैंक को साफ कराने की मांग की, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने जिलाधिकारी वाराणसी की निगरानी में सील किए गए एरिया में स्थित कथित शिवलिंग के टैंक को साफ कराने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी टैंक की सफाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का ध्यान रखें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में कहा था कि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए और किसी भी चीज से छेड़छाड़ न की जाए। हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग के टैंक में मछलियों की मौत के बाद फैली गंदगी को तत्काल साफ कराने की मांग करते हुए कहा था, क्योंकि हमारी मान्यता है कि मुताबिक वहां पर शिवलिंग मौजूद है और शिवलिंग को किसी भी तरह की गंदगी, मरे हुए जीवों से दूर रखा जाने की जरूरत है। ऐसे में उसे टैंक की सफाई की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपियों में शामिल मोहन नायक को जमानत देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करने वाली याचिका पर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 12 जनवरी को राज्य सरकार और नायक को नोटिस जारी किया, जिसे 4 सप्ताह में वापस करना होगा। पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश की 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 7 दिसंबर 2023 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मामले के आरोपियों में से एक मोहन नायक को जमानत दे दी। इस फैसले को गौरी लंकेश की बहन कविता ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। नायक इस मामले में जमानत पाने वाले पहले व्यक्ति थे। बता दें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने यह देखने के बाद उन्हें जमानत दे दी कि नायक की भूमिका के बारे में बात करने वाले 23 गवाह में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि वह उस बैठक का हिस्सा था। यहाँ आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर लंकेश की हत्या की साजिश रची थी। बता दें, इसमें कहा गया है कि उनमें से ज्यादातर गवाहों ने नायक के बेंगलुरु के बाहरी इलाके कुंबुल गोडू में किराए पर घर लेने के बारे में भी बात कही थी। साथ ही अभियोजन पक्ष के अनुसार नायक ने मामले में वास्तविक हमलावरों को आश्रय देने के लिए घर किराए पर लिया था। उच्च न्यायालय ने मामले में दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति बयानों में भी छेद किए। साथ ही कहा कि कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि COCA के प्रावधानों को लागू करने की मंजूरी देने से पहले भी ऐसा किया गया था। इसके अलावा भले ही COCA के तहत आरोप से आरोपी के खिलाफ साबित न हो जाएं, लेकिन अपराध विशेष रूप से मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा, रिकॉर्ड से ये भी पता चला कि नायक 5 साल से अधिक समय से हिरासत में है। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मुकदमा इतनी जल्दी पूरा नहीं हो सकता है और ये भी देखा कि इतनी देरी के लिए आरोपी जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए इसने नायक को जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। इससे पहले हाई कोर्ट ने नायक को 2 बार नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरिद्वार और बिजनौर जिले में तैनात जिला मजिस्ट्रेटों को 23 जनवरी को दोनों राज्यों के बीच सीमाओं का सीमांकन करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में स्तंभों के निर्माण का निर्देश देने का निर्देश दिया है। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने ये आदेश गुरप्रीत सिंह द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए पारित किया।
अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच राज्य की सीमाओं के संबंध में अनिश्चितताओं और विवादों के कारण उत्तराखंड राज्य के अधिकारी कृषि भूमि के उसके कब्जे और खेती में गैर कानूनी हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनका विशिष्ट मामला ये है कि उनके स्वामित्व वाली भूमि विशेष रूप से यूपी राज्य की सीमा के भीतर आती है और उनके पास उत्तराखंड राज्य में कोई जमीन नहीं है। याचिकाकर्ता ने दोनों राज्यों के बीच सीमाओं का सीमांकन करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भौगोलिक विभाग को बिजनौर और हरिद्वार जिलों के राजस्व अधिकारियों के सहयोग से एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश देने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की। साथ ही कोर्ट ने बताया गया कि यूपी राज्य के सरकारी वकील और उत्तराखंड राज्य के डिप्टी एडवोकेट जनरल इस बात पर सहमत हुए कि इस मुद्दे को दोनों राज्यों के राजस्व अधिकारियों द्वारा हल किया जा सकता है। न्यायालय ने इसके बाद निम्नलिखित निर्देश जारी करके रिट याचिका का निपटारा कर दिया। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार और जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर उपयुक्त उप मुख्यमंडल मजिस्ट्रेट और अनेक अधीन काम करने वाले अधिकारियों की राजस्व टीम को नामित कर सकते हैं। ऐसा अभ्यास 23 जनवरी को दोपहर में याचिकाकर्ता की उपस्थिति में किया जा सकता है। याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। साथ ही आपको बता दें कि राज्य की सीमाओं के सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने पर अगर आवश्यक हो तो उत्तराखंड राज्य में पड़ने वाले विवादित भूमि के किसी भी हिस्से का सीमांकन करने के लिए उपयुक्त सीमांकन स्तंभ लगाए जा सकते हैं। साथ ही न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि यदि सीमांकन की प्रक्रिया में ये पाया जाता है कि यूपी राज्य में भूमि के किसी भी हिस्से पर उसका अवैध कब्जा है तो वह जमीन खाली कर दे। न्यायालय दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में अवैध निर्माण को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका यानी कि PIL पर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी नाम के एक संगठन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में निजामुद्दीन की बावली और 12 खंबा मकबरे से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर अवैध गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है। कहा गया कि ये दोनों स्मारक निजामुद्दीन दरगाह के आसपास हैं। कोर्ट को बताया गया कि भले ही पहले इलाके में कई गेस्ट हाउस सील कर दिए गए हैं, लेकिन हाल ही में इसकी पुनर्वृत्ति हुई है। साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा कि अधिकारी ऐसे निर्माण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि ASI ने उस विशेष संपत्ति के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जहां निर्माण किया गया है और यहां तक कि पुलिस से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी कहा गया। मामले पर विचार करने के बाद कोर्ट ने MCD के डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन को तलब किया और अधिकारी को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि याचिका में जिस संपत्ति का नाम दिया गया है उस पर कोई निर्माण नहीं किया जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.